हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आप ग्रो फार्मा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट की यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड के ऑलरेडी 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है आज के, उसमें यूनिट हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक लेक्चर हमारा और आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके सेशनल सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, और साथ में इसके टॉप 50 एमसीक्यूज भी उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स के बारे में। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि अगला जो वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ठीक, क्या है हमारा टॉपिक, ये है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। तो अगर हम बात करेंगे फिजिको केमिकल के बारे में, तो इसमें दो वर्ड का फ्यूजन है। जो फिजिको केमिकल हमारा जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फिजिको, दूसरा है केमिकल। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है, फिजिको मतलब हो गया फिजिकल और केमिकल मतलब तो केमिकल है ही, तो फिजिकल केमिकल दोनों। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। मतलब हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों पढ़ते हैं। तो ये सिंपल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन है। अब क्या क्या यूज है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्टडीज ऑफ द बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग। मतलब ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, अगर कोई भी ड्रग प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है, साथ में उसकी बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस मतलब उसकी क्या इफेक्ट होगी बॉडी पे, उसके लिए भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, मतलब कैसे, अगर कोई ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कितनी जल्दी डिजॉल्व होगी, फिर वो एब्जॉर्ब कैसे होगी, वो सब किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक, A study of physical properties of drug molecule is very important for the product formulation and it often lead to better understanding of the interrelationship between molecular structure एंड द ड्रग एक्शन। अब बात ये आती है कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इसका ये मतलब है कि स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब किसी भी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, किसके, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब किसी ड्रग के जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और साथ में जो ड्रग का एक्शन है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर और ड्रग का बायोलॉजिकल रिस्पांस, दोनों के बीच में रिलेशन हमें इससे पता चलता है। ठीक, अब ये प्रॉपर्टीज कितने तरह की होती हैं, 3 तरीके की। एक होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी और तीसरा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर फर्स्ट लिया था उसमें पूरा डिटेल में कवर किया है, एक एग्जाम्पल और उसके साथ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको कवर कर रखा है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप देख के आ रहे होंगे तो आपको पता होगा तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एडिटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली जो हमारी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सिंपल सा क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट प्रोसेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब सिंपल सा देखो, जैसे अभी हम इसका डायग्राम हमारे पास है, ये देखो क्या है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, ये लाइट की रे आ रही है एक मीडियम से, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, हाँ, ये लाइट की रे आ रही एक मीडियम से, उसके बाद जब ये दूसरे मीडियम में आई तो इसको ऐसे सीधा ही निकल जाना चाहिए था ना, जैसे आ रही थी वैसे सीधा निकल जाना चाहिए था, बट ये सीधा नहीं गई, ये क्या हो गई, ये बेंड हो गई, ये ऐसे बेंड होके चली आई। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये जो बेंड हो गई इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और ये जो लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल की लाइन है। अब एक कंडीशन ये आती है कि जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे किस तरह बेंड हुई है, यहाँ पे ये लाइन नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। ठीक, एक कंडीशन आती है नॉर्मल से अब अवे बेंड होती है, ऐसे इस तरफ नॉर्मल से अवे, जैसे एक इस तरह से ये यहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। एक कंडीशन आती है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। तो कब पता चलेगा हमें नॉर्मल में बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो उसके लिए एक सिंपल सा एक ट्रिक है, क्या है, ड्रॉ। ट्रिक हमारी क्या है, ड्रॉ। ड्रॉ मतलब डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिंपल, अगर कोई हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में हमारी लाइट रे जा रही है तो नॉर्मल से अवे जाएगी, और अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। ये सिंपल सा है, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल और रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, चलो अब देखो तो समझ में आ गया रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब यही द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाई, अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके द्वारा पता चलता है? स्नेल्स लॉ। एक लॉ है, क्या है वो? स्नेल्स लॉ, उसके द्वारा पता करते हैं। स्नेल्स लॉ वाज गिवन बाय डच फिजिस्ट नेम एज विलब्रॉड स्नेल। क्या नाम था उनका? विलब्रॉड स्नेल। बहुत ही खतरनाक सा नाम है। इन्होंने 1621 में स्नेल्स लॉ दिया था, इनके नाम पे ही इसको हमने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया। क्या स्नेल्स लॉ? n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ जो n है वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है देखो, यहाँ पे ये जो है ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, इसी का साइन आई वहाँ पे था, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी का साइन आर था। तो एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, ये बात हो गई। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट फॉर अ सब्सटेंस, मतलब क्या होता है? किसी एक सब्सटेंस के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। अगला क्या पॉइंट है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, दिस इज द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज। अभी मैंने बताया कि लाइट रेज या तो अवे जाएगी या तो टुवर्ड्स जाएगी, तो बेंड क्यों होती? क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द मीडियम टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द लाइट रे, सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब वेलोसिटी चेंज क्यों होती है? क्योंकि जो मीडियम होता है वो क्या करता है कि लाइट रेज से एनर्जी ले लेता है। जैसे अगर नॉर्मल एयर में जा रही तो ठीक है, बट अगर किसी दूसरे डेंसर मीडियम में गई तो लाइट रे क्या कर, वो मीडियम क्या करेगा? लाइट रे से एनर्जी ले लेगा, और जब वो लाइट रे से एनर्जी ले लेगा तो उसकी वेलोसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सिंपल सा एक ये भी बन जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे एक और डेफिनेशन बनती है, जब एक नया फॉर्मूला ये बना तो इससे एक डेफिनेशन भी बन जाती है एक सिंगल लाइन की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अ स्पेसिफिक मीडियम। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन ए स्पेसिफिक मीडियम। तो एक ही सिंगल एक लाइन की ये भी डेफिनेशन बन जाती है किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ रिफ्रैक्टोमीटर। किसके द्वारा? रिफ्रैक्टोमीटर। ये जो डायग्राम है हमारा, ये रिफ्रैक्टोमीटर का एक डायग्राम है, इसके थ्रू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया जा सकता है, ठीक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विद वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी या टेम्परेचर चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। और एक कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम और बोलते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्स, और या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसको कभी कभी बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक। तो ये इसका दूसरा नाम है, तो इसमें कोई अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेम ही चीज़ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, बाकी बस एज सच इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार ध्यान में रख लेना, ठीक। और बाकी ये स्नेल्स लॉ इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये हमारा था क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली प्रॉपर्टीज। आगे हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। तो ये एप्लीकेशन क्या क्या है इसका? एप्लीकेशन इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस टू मेजर इट्स, पहले सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर इट्स प्योरिटी, उसकी प्योरिटी को मेजर करने के लिए सब्सटेंस कितना प्योर है, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस डिसॉल्व इन अदर, मतलब क्या है कि अगर कोई हम दो सब्सटेंस का मिक्सचर ले लेंगे तो उसमें एक सब्सटेंस दूसरे में कितना डिसॉल्व है, वो कंसंट्रेशन भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। अगला क्या? इट इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, यहाँ प्योरिटी आ गई तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो ही गया। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस यही आ गया, कंसंट्रेशन जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कितना कंसंट्रेशन है, वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। एंड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, वो आइडेंटिफाई ऑफ सब्सटेंस मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। अगला क्या है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द शुगर कंटेंट, मतलब अगर हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कितना शुगर कंटेंट है ये भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। और इसको कैसे मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर द रिफ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये भी ठीक है कि सॉलिड लिक्विड गैस का क्या रिफ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑप्टिकल सिस्टम दैट यूजेस रिफ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल लेंसेज एंड प्रिज्म, मतलब अगर ऐसा कोई सिस्टम जो रिफ्रैक्शन पे बेस पे काम करता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इंपॉर्टेंट होगा ही। और रिफ्रैक्शन फिनोमेना पे कौन कौन सा काम करता है? हमारा लेंस काम करता है, हमारा प्रिज्म काम करता है, ठीक। अब कुछ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। कौन कौन सा है वो? कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमारा ये होता है 1.4603, टोल्यूइन का होता है 1.4969, मेथाइल नैप्थलीन का होता है 1.6176 और वाटर का होता है 1.3325, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, वाटर कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो 1.3325 ये पूरा लिखा हुआ है, बट आप मेनली 1.33 याद करके रखिएगा, वो उतने पे काम आपका हो जाएगा 1.33, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज हमारी कवर हो गई, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक। तो अब अगर ऑप्टिकल रोटेशन पे
पहुँचे उससे पहले थोड़ा ये जो डायग्राम है इसको देख लेते हैं। ठीक, देखो जैसे ये लाइट सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स जो आपके घर में होगा, एलईडी होगा, आपका फ़ोन का फ्लैश लाइट होगी, टॉर्च होगी, कोई भी होगी, तो उससे जो नॉर्मल रेज निकल रही होगी, जो नॉर्मल लाइट निकल रही होगी, ये क्या होगी, ये हर डायरेक्शन में निकल रही है। जैसे आप यहाँ देखिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, है ना, ये सारे हर डायरेक्शन में ही निकल रही है। बट अगर हम इसको क्या करें, इसको हम निकोल प्रिज्म, ये जो पोलराइजिंग फिल्टर लिखा है, अगर इसको हम निकोल प्रिज्म से पास करा दे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब बस ऐसे सिंगल डायरेक्शन, ये डबल डायरेक्शन ऐसे ना। तो ये क्या होती है, ये ऐसे ये रहेगी, फिर यहाँ पे ये रहेगा ना। देखो जैसे यही एक सिंगल लाइट थी, इधर 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 हर जगह जा रही थी, बट इसमें क्या होगा कि ये सिंगल डायरेक्शन में ही होगी ना, मतलब ये नॉर्मल डायरेक्शन में, एक ये अप डाउन, बस डायरेक्शन खत्म इसका। तो ये क्या होती है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। तो यहाँ ये समझ में आ गया कि अगर हम किसी भी नॉर्मल लाइट को अगर ऑप्टिकल निकोल प्रिज्म से पास करा दे तो किस में कन्वर्ट होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। समझ में आ गई बात। और यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्जन, अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करा दे तो क्या कराएगा वो, या तो इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करा देगा या राइट साइड में रोटेट करा देगा। यही जो रोटेशन होता है वही होता है हमारा क्या, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक, देखते हैं चलो। When an ordinary light is passed through a Nicol prism, the plane polarized light it produces। सिंपल सी बात है जो हमने पढ़ा कि नॉर्मल लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम शॉर्ट में, आप कभी कभी शॉर्ट में देखेंगे बुक में या कहीं पे भी पीपीएल लिखा रहता है। ठीक, तो यही होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को ही हम पीपीएल भी बोलते हैं। ठीक, व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू एन ऑप्टिकली, अब देखो अब प्लेन पोलराइज लाइट हमारी हो गई। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास कराएंगे तो इट इज रोटेटेड टू लेफ्ट और राइट, या तो वो लेफ्ट की साइड रोटेट करा देगा या वो राइट की साइड रोटेट करा देगा। और यही जो रोटेशन का फिनोमेना होता है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है कि व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू पास कराते हैं तो या इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता है या राइट की तरफ रोटेट करा देता है। दिस एंगल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अब कितना रोटेट करेगा, अब देखो जैसे ये नॉर्मल है, अगर ये इसको रोटेट, जैसे ये नॉर्मल लेके गया, अब इसको ऐसे, ये नॉर्मल है, अब ये इसको इतना रोटेट कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल ये इतना इसको रोटेट कर दिया, ये इसको और ज़्यादा रोटेट कर सकता है ना, ये इसको इतना भी रोटेट कर सकता है ना, एंगल पे, अलग अलग एंगल पे, मतलब 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 180 पे भी रोटेट कर सकता है। तो रोटेट करने पे किस एंगल पे रोटेट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कितना है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतने ज़्यादा एंगल पे वो रोटेट करेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। अगला क्या, इफ द सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं लीगो कंपाउंड और या निगेटिव कंपाउंड। ठीक, लीवो कंपाउंड या लीवो रोटेटरी या निगेटिव कंपाउंड। तो एल से लेफ्ट, एल से लीवो, इससे आप याद कर सकते हैं निगेटिव कंपाउंड या लीवो रोटेटरी कंपाउंड भी उसको बोलते हैं। और अगर वो उसको राइट की साइड रोटेट कर रहा है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं या डेक्स्ट्रो कंपाउंड, या उसी को हम पॉजिटिव सब्सटेंस या पॉजिटिव कंपाउंड भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे ये अगली लाइन जो है, इसमें हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे है कि ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन विच आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। ये देखो ऑल डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब वही सिंपल सा है कि हर डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ये हमारा नॉर्मल या अनपोलराइज्ड लाइट है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन प्लेन, मतलब केवल एक सिंगल प्लेन में हो जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक सिंगल प्लेन पे रहता है, तो वो हमारा हो जाता है पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ गई बात। ये हो गया ऑप्टिकल रोटेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि जो कायरल कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब कायरल कंपाउंड क्या होते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी एक बार मैं यहाँ पे देख लीजिए कि कायरल कंपाउंड हैज अ कार्बन एटम अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जिसमें सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप लगे हों, वो उसको बोलते हैं क्या, कायरल कार्बन। एग्जाम्पल जैसे डी लैक्टिक एसिड, डी यहाँ पे जो हमने पीछे देखा ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो वो डी, उसके बाद ये एल टार्ट्रिक एसिड। तो मतलब क्या है, डी लैक्टिक एसिड हैज़ एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ -2.50। ये डी लैक्टिक एसिड का ऑप्टिकल रोटेशन है। एल टार्ट्रिक एसिड का ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, +2.50। ठीक, तो ये हो गया सिंपल से। एल मतलब लीवो रोटेटरी, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, और अभी पीछे आपने देखा यहाँ पे एक मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे एल क्या होता है, एल से लीवो निगेटिव और डी से राइट और डेक्स्ट्रो। अब देखो डेक्स्ट्रो और पॉजिटिव, क्योंकि ये देखो एक हमारा एड, पॉजिटिव मतलब क्या हो, ये प्लस लिखा है, प्लस मतलब ऐड, तो ऐड में क्या आता है, ऐड में हमारा डी आता है, तो डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव। आप इससे भी एक सिंपल सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि हमारा ये उसका मेजर, ये हमने देखा ना डी लैक्टिक एसिड एंड ऑप्टिकल रोटेशन, तो ये रहा डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। ये देखो ये कायरल कार्बन है क्योंकि चारों कंपाउंड अलग अलग जुड़े हुए। पहला यहाँ ऊपर देखो ये COS से जुड़ा हुआ है,
साइड में इधर ये OH से जुड़ा हुआ है, इधर ये CH3 से जुड़ा हुआ है, इधर ये S से जुड़ा हुआ है, तो चारों अलग अलग है। तो इससे क्या हुआ, ये कायरल कार्बन है, और ये यहाँ पे D लैक्टिक एसिड हो गया और ये L लैक्टिक एसिड हो गया। OH का अरेंजमेंट, H और OH का अरेंजमेंट डिफरेंट है दोनों में, ठीक। अब क्या है, मेजरमेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलरिमेट्री। मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मेजरमेंट होता है ऑप्टिकल रोटेशन का, उसको बोलते हैं पोलरिमेट्री, और जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो बोलते हैं पोलरीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंपल सा पूरा ऑप्टिकल रोटेशन का एक सिंपल सा डायग्राम है। नॉर्मल लाइट आया, ये प्लेन पोलराइजिंग फिल्टर या निकोल प्रिज्म से पास हुआ, प्लेन पोलराइज लाइट में हो गया, फिर वहाँ से हमने इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में वो किया, फिर उसने उसको रोटेट कर दिया, फिर उसके एनालाइजर ये पोलरीमीटर यहाँ लगा के एनालाइज करके ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है। चलो, तो ये हमारा हो गया क्या, ऑप्टिकल रोटेशन। आगे बढ़े तो हमने दो चीज़ें देख ली। हमने सबसे पहले एक देख लिया क्या, अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया, फिर हमने ऑप्टिकल रोटेशन देख लिया। अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, जो हमारा तीसरा टॉपिक है। क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल क्या है कि मतलब एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का जो एबिलिटी होती है वही होता है उसका क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज एन एक्सप्रेशन टू द एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल होल्ड्स और कंसंट्रेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब एक्सटेंट, किस हद तक, किस अप टू विच कोई भी मटेरियल होल्ड या कंसंट्रेट कर सकता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को। मतलब किसी भी मटेरियल को जो एबिलिटी होती है स्टोर करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सिंपल सा। और अगर ये तो नॉर्मल एक डेफिनेशन होगी, और एक सिंपल सा अगर एक लाइन की आपको डेफिनेशन याद करनी हो तो यही सिंपल सा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मटेरियल्स परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब क्या है, मटेरियल्स परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसका जो रेशियो होता है वो होता है हमारा क्या, सिंपल सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसीलिए इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कप्पा से, और इसका जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन हमारा परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। और ये कप्पा हमारा क्या है, ग्रीक लेटर होगा, और ये हो गया। और इसको ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। मतलब क्या है, जो हमारा ये क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। और एक और ये पॉइंट रहता है कि ये हमारा, इसको हम क्या रिलेटिव परमिटिविटी से डिनोट करते हैं, तो कभी कभी इसको हम एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। किससे, एप्सिलॉन आर से, जैसे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कप्पा की जगह कभी एप्सिलॉन आर भी बुक्स में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, सिंपल सी बात है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, ये भी तो पॉइंट है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं कि मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट परमानेंटली। मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट परमानेंटली रहता है वो होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो आगे आएगा, डाइपोल मूवमेंट अभी आगे एक दो स्लाइड बाद वो भी कवर हो जाएगा, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन फार्मेसी, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हायर द कैपेसिटी टू डिसॉल्व पोलर सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी। मतलब सिंपल सी बात है, जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जैसे एग्जांपल, वाटर हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कैन डिसॉल्व द सोडियम क्लोराइड इजीली व्हेन कंपेयर्ड विद अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। फिर पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन लिक्विड विद हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। मतलब जहाँ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा वहाँ पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व होगी। जैसे वाटर का हाई होता है, वाटर हमारा पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व करता है। नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व होता है लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। मैंने एडिटिव और सारी प्रॉपर्टीज पहले लेक्चर में कवर कर रखी है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। and can be used to select the liquid blends for the preparing elixirs. The polarity of the solvent depends on the dielectric constant. As more is the polar solvent, greater its dielectric constant. तो सिंपल मतलब जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट बनेगा और उतना ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी। अब कुछ मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, जैसे ड्राई एयर की होती है 1.00059, पॉलीप्रोपाइलिन की 2.1, सिलिकॉन रबड़ की 3.2 होता है, और ये प्लेक्सी ग्लास की 3.4 होता है, ग्लास की हमारे 3.8 से 14.5 के बीच में होता है, पेपर का 3.6 होता है, पीवीसी का 4.0 और वाटर का 80। तो इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वाटर का है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा 80। कुछ और का भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि हमारा इथेनॉल का होता है 24.3 होता है, एसीटोन का हमारा 20.7 होता है, और बेंजीन का 2.27 होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं ब्लैंक स्लाइड पे। देखो कुछ नहीं करना होता इसमें, देखो हम लेते हैं दो प्लेट्स लेते हैं ना। अब दोनों प्लेट्स के बीच में हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने ये हो गया, अब दो हमारी मेटल प्लेट्स हो गई, और इसके बीच में हमने सबसे पहले एक मीडियम फिल कर दिया। जिस मीडियम का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर करना है वो मीडियम हमने इसके अंदर फिल कर दिया। अब क्या करेंगे कि हम जब यहाँ से चार्ज सप्लाई करेंगे दोनों प्लेट्स में, तो दोनों प्लेट्स के बीच की कंडक्टेंस को मेजर करेंगे।
ठीक। अब टेस्ट सॉल्यूशन को बीच में रख के दोनों प्लेट्स की बीच में क्या करेंगे, जब चार्ज सप्लाई करेंगे तो दोनों प्लेट की बीच में कंडक्टेंस को मेजर करेंगे। अब पहले दोनों प्लेट के बीच में कंडक्टेंस इसमें मेजर कर लिया है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन की ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ गई। और उसका सेम हम क्या करेंगे कि हम फिर से दो कैपेसिटेंस रखा और फिर हमने यहाँ पे वैक्यूम में रख लिया, फिर इसके बीच में सप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे वैक्यूम रख लिया। और वैक्यूम रखने के बाद फिर हमने दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कंडक्टेंस मेजर कर लिया वैक्यूम में रखने के बाद। एक बार हम कंडक्टेंस मेजर करेंगे मीडियम को रख के, तो हमारा एप्सिलॉन आ गया, मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आ गई। और फिर हम वैक्यूम रख के फिर से एक बार जब कंडक्टेंस मेजर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, जो हमारी आ गई क्या, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस आ गई। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दोनों आ गया, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट है वो है डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। इफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, देन डाइपोल मोमेंट गिवन बाय, देखो सिंपल सा क्या है, एक हमारा ये जैसे एक चार्ज ये प्लस क्यू हो गया, ठीक, एक चार्ज हमारा माइनस क्यू हो गया, ठीक है, और दोनों के बीच की मान लो एक डिस्टेंस हो गई आर। तो ये सिंपल से अगर प्लस क्यू माइनस क्यू एक आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो हमारा उसके बीच का जो डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो आएगा म्यू इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू इंटू आर। तो ये डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। सिंपल सी बात है, क्योंकि चार्ज इक्वल है तो हम चार्ज सेम रख लेंगे, चार्ज इंटू डिस्टेंस इंटू चार्ज। इसकी जो यूनिट होती है वो डिवाई होती है। इन सम मॉलिक्यूल देयर इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, सो दे विल हैव द स्मॉल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखो जैसे HCl हो गया, तो अब HCl का अगर हम मॉलिक्यूल बनाएंगे तो यहाँ H और Cl, तो ये H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अपोजिट चार्ज हो गया, डिस्टेंस तो यहाँ पे भी हो गया। अब H2O हो गया, तो H2O में भी H प्लस हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे मोमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल्स होता है उन्हें बोलते हैं क्या, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक। वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है। द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज मेजर्ड यूजिंग द डाइपोल मोमेंट। अब वो कितने पोलर है वो हमारा डाइपोल मोमेंट से पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात को। अगला क्या है, लेसर द डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर द पोलैरिटी। अब जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक। अब वाटर का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है इसलिए वाटर सबसे ज़्यादा पोलर होता है। अब बात करते हैं लेसर द डाइपोल मोमेंट लेसर द पोलैरिटी। अब जितना कम डाइपोल मोमेंट उतना कम पोलर। अब डाइपोल मोमेंट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड बेंजीन हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अब जैसे CO2 का हम बात कर लें तो C डबल बॉन्ड O एक इधर आ जाता है, अब डबल बॉन्ड O इधर आ जाता है। अब देखो दोनों साइड सिमिलर है, तो जितना इधर कार्बन पॉजिटिव जितना आएगा उतना इधर इस पर निगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और इतना इधर भी आ जाएगा, तो दोनों साइड बराबर, तो यहाँ पे जीरो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सिंपल से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। अब देखो हमने अभी बात की थी, देख लो जैसे ये प्लस क्यू पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। और जैसे HCl की हमने बात की थी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट हमारा HCl के बीच में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा, वो क्या आएगा 1.04 होता है, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब डाइपोल मोमेंट से हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स एंड द डाइपोल मोमेंट इज जीरो। जैसे अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बताया, वैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी बात कर लें तो जैसे कार्बन यहाँ लगा दिया, अब एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl ऊपर लग गया, एक Cl यहाँ लग गया, ठीक है, एक Cl इसका इधर लग गया। अब चारों साइड बराबर हो गया ना, तो जितना इधर से पॉजिटिव निगेटिव आएगा वो कैंसिल आउट होता जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स एंड डाइपोल मोमेंट इज जीरो। वाटर मॉलिक्यूल है डाइपोल मोमेंट 1.85 होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 108 डिग्री होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि दूसरा, डाइपोल मोमेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांसफॉर्म। अब डाइपोल मोमेंट से हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म के बीच में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसा, सिस फॉर्म में डाइपोल मोमेंट होता है जबकि ट्रांसफॉर्म में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। सिंपल सी बात है, सिस फॉर्म में डाइपोल मोमेंट होता है, ट्रांसफॉर्म में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। जैसे ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 0 एंड सिस हैज 2.95 D। सिंपल से जैसे ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन लेंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, सिस लेंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट 2.95 डायोप्टर होता है, ठीक। अब बात करते हैं क्या, the insecticidal activity can be measured from dipole moment. Lower the value greater will be the lipoidal solubility and greater will be the toxicity। मतलब क्या है, जैसे हमारा DDT जो है एक इंसेक्टिसाइड है, इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी किसकी, डाइपोल मोमेंट की, उतनी ज़्यादा इसकी लिपोइडल सॉल्युबिलिटी होगी और उतनी ज़्यादा इसकी टॉक्सिसिटी होगी। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट कम तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा। डाइपोल मोमेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज
ऑफ आयन कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब क्या कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है वो भी हम किससे पता लगा सकते हैं, वो भी डाइपोल मोमेंट से लगा सकते हैं पता। तो ये कुछ डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस हो गए। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का क्या है, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, सिंपल सा देखोगे, एसिड एंड बेस कैन आयनाइज इन वाटर टू गिव देयर रिस्पेक्टिव कंजुगेट बेस एंड एसिड, मतलब क्या कि जो हमारा एसिड और बेस होते हैं उसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो आयनाइज होकर अपना कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस देते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेशियो ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल टू अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कैन बी गिवन। दिस रेशियो इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिंपल सा क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द आयनाइज्ड मॉलिक्यूल टू द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। सिंपल सा एक लाइन का डिसोसिएशन कांस्टेंट का डेफिनेशन है क्या, रेशियो ऑफ द आयनाइज्ड मॉलिक्यूल टू द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। ये क्या है, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात हो गई। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़े। अगला जो है इसी को हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। At particular pH, the relative concentration of the ionized and ionized species in a drug solution can be estimated with the help of Henderson-Hasselbalch equation। इससे हम पता लगा सकते हैं क्या कि कितना आयनाइज कंडीशन है, कितना अनआयनाइज कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने pH का फॉर्मूला लिख रखा है, तो pK हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग आयनाइज अपॉन अनआयनाइज्ड, ये हो गया एसिडिक के लिए, और बेसिक के लिए हो गया pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग अनआयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड, और यहाँ pK क्या है, हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कुछ के लिए देख लें तो हमारा क्या होता है, एसिटिक की होती है 1.75 इंटू 10⁵, ये होता है बोरिक एसिड 5.8 इंटू 10⁻10, अमोनिया होता है 1.74 इंटू 10⁵, और कैफीन होता है 4.1 इंटू 10⁴। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज हो गई। चलो हम लोग आगे बढ़ें। हमारा जो फाइनल है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे कंडक्टिविटी मेथड हो गया, विजुअल और यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। जबकि पोटेंशियोमेट्रिक पीएच इज मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा वाइडली कौन सा यूज होता है, पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मेथड। उसके अलावा पोटेंशियोमेट्रिक मेथड हो गया, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया ना, ये हमारा हाइपर रेलिक स्कैटरिंग हो गया, डिस्प्लेसमेंट एलिसा हो गया, कैलोरीमेट्री हो गई, पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हो गया, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्थोगोनल मेथड। तो ये इतने सारे मेथड हैं जो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को यूज़ करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मेथड। ठीक, तो ये हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन हो गया। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। Dissociation constant are related to physiological and pharmaceutical activities, solubility, rate of the solution, site of binding and rate of absorption of the drug। इस सब पे हमारा किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल रहता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन में भी, क्योंकि जो हमारा आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म ड्रग का एब्जॉर्ब जो होता है वो उससे रिलेटेड होता है, जो आप लोग आगे चलेंगे जब आपका एक सब्जेक्ट आएगा 6th सेम में बायोफार्मास्यूटिक्स, तो वहाँ पे आप लोग प्रॉपर पढ़ेंगे। अभी कोलॉजी जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे भी आप लोग पढ़ेंगे कि आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होती है, कहाँ अनआयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होती है, वहाँ पूरी डिटेलिंग आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो वहाँ पे भी ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यूज कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड in the extraction of the drugs. The concentration of the preservative such as benzoic acid required to preserve solution and emulsion can be predicted। मतलब किसी भी solution या emulsion में कितना preservative concentration लगाना है वो भी हमारा इससे पता लगा सकते हैं। और the absorption of the drug in GIT can be predicted using the dissociation constant of the drug and pH at different side of the GIT। ठीक, ये वही होगा कि pH और साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारा कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होगी। जैसे पीएच का क्या होगा, जैसे जो हमारी एसिडिक ड्रग होगी वो एसिडिक पीएच में एब्जॉर्ब होती है, जो बेसिक ड्रग होती है वो बेसिक पीएच में एब्जॉर्ब होगी। और पीएच का पता कैसे चलता है, पीएच का पता जैसे अभी हमने देखा कि पीएच के फॉर्मूले में हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का बहुत बड़ा रोल था, तो वहाँ से पता चल जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था एप्लीकेशंस। ठीक, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है, हमने पूरा कवर कर दिया। आज की हमारी यूनिट खत्म हो गई स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई फर्दर डाउट होता है आपको तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो ग्रो ऑफ फार्मा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएगी। और हमसे कॉन्टैक्ट करना, किसी और पर्सनल या फर्दर कोई भी डाउट आपको होता है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक कोई भी डाउट आप हमसे क्लियर करना चाहें तो हम हमसे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल पर तो देख ही रहे हो यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट से शेयर कर दो। और इसके बाद इस यूनिट के लिए पे एक वीडियो आएगी, बस वो MCQ पे आएगी। अब बाकी फिर ये यूनिट हमारी कवर हो गई, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।